आज सुबह की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी क्या देगी आम आदमी पार्टी को समर्थन, क्या होने वाला है कुछ इस तरीके का समीकरण की कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली, बताएंगे क्या अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इसी के सामने बीजेपी ने अपने ही मंत्री की जासूसी करवा दी है, बताएंगे बुरी तरीके से फंस गए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री समेत मोदी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट पहुंचा सीबीआई, लेकिन कोर्ट ने जमकर फटकार लगाकर भेज दिया है। बताएंगे कौन से मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट, और बीजेपी में जाते ही देशद्रोह का मामला किस नेता का हटा दिया गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज दिल्ली में होगा कुछ ऐसा कि कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और हंग असेंबली होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली कहे आज का नहीं चाहिए लिखकर जरूर बता के चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह से लगातार मतगणना जारी है। ऐसे में किस और हवा जाएगी इसे लेकर अलग अलग तरीके के दावे हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर अंततोगत्वा शाम होते होते कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन बनाने से कोई सरकार बनती है और इस तरीके की कोई भूमिका होती है कांग्रेस पार्टी की, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मैच टाई हो जाता है और कांग्रेस पार्टी की 2 से 3 सीटें भी आ जाती है और कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनने जैसी स्थिति होगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएंगे जैसा 2013 में हुआ था? इस पर केसी वेणुगोपाल ने अपना बयान जारी करते हुए कह दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आंकड़े आने दीजिए, उसके बाद तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि अगर इस तरीके के हंग असेंबली वाले आंकड़े आते हैं तो कांग्रेस इस बार 2013 का मिस्टेक रिपीट नहीं करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री पर बीजेपी के लोगों ने अपने ही मंत्रियों पर कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से जासूसी करानी शुरू कर दी है। दोस्तों बीजेपी के नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि किरोड़ी लाल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सुरक्षा की दृष्टि से अगर पुलिस तंत्र उन पर निगरानी करती है, अगर निजी या कई अन्य कारणों से उन पर निगरानी की जा रही है तो वो बात गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही नेता की निगरानी करवा रहे हैं, उसकी जासूसी करा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बीजेपी को अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों एक वरिष्ठ नेता है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कई सारे मामले को लेकर बीजेपी सरकार से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और अब उनकी जासूसी कराकर कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है कि बीजेपी के लोग अपने वरिष्ठ लोगों की भी जासूसी कराते हैं, क्योंकि डरते हैं कि कहीं उनके खिलाफ कोई साजिश ना रची जा रही हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के आला कमान के हाथ के बिना तो ऐसा हुआ नहीं होगा, जरूर बीजेपी के किसी बड़े नेता के कहने पर राजस्थान सरकार के द्वारा उनके पुलिस प्रशासन के द्वारा ही जासूसी कराई गई होगी, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इस पर जो भी जानकारी आगे आएगी और प्रशासन की ओर से अपडेट आएगी, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा किसका हाथ हो सकता है इस तरीके की जासूसी करवाने में। क्या उन लोगों का जिन्हें कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था? साथ साथ सीएम सिद्धरमैया को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मूडा मामले में सीबीआई जांच को सौंपने से इंकार कर दिया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को फंसा देंगे तो शायद उनको मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़े और बीजेपी के लिए ऑपरेशन लोटस चलाना आसान हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण यह है कि सिद्धरमैया के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले लोगों को ही कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मूडा मामले में कार्रवाई के लिए कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने याचिका दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया है और मूडा के भूमि आवंटन मामले को लेकर सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया गया। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त कार्यालय की स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है। सिद्धरमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा द्वारा अदल बदल नियम के तहत उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंड आवंटित किए जाने की अनियमितता के मामले को लेकर आरोपी है। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी की यह कोशिश भी यहाँ पर फेल हो गई और उम्मीद की जा रही है कि सिद्धरमैया पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे और डंके की चोट पर चलाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास दूर दूर तक कोई नंबर नहीं है और जेडीएस के लोग अपने ही पार्टी से बाहर का रास्ता देख रहे हैं। उनको जेडीयू में विश्वास रहा नहीं है और कांग्रेस पार्टी कई सारे विपक्ष के लोगों को अपनी पार्टी में पहले ही कर चुकी है। डीके शिव कुमार भी अलग तरीके से ऑपरेशन कमल को काउंटर कर रहे हैं, तो बीजेपी के पास अब कोई विकल्प कर्नाटक में बसता नहीं है। साथ साथ दोस्तों गुजरात के बीजेपी के विधायक आज से देशद्रोही नहीं है। दोस्तों देशद्रोह का जो उनके ऊपर आरोप लगा था, केस चल रहा था, वो केस हटा दिया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलकर आ गए हैं। बीजेपी अब केवल भ्रष्टाचारियों के ही दाग नहीं धोती, बल्कि जिन पर राजद्रोह देशद्रोह के मामले चल रहे होते हैं उन लोगों के भी दाग धोने का काम शुरू कर चुकी है। बीजेपी एक नया फीचर बीजेपी ने ऐड किया है दोस्तों, यानी राजद्रोह वालों को भी मुक्ति चाहिए तो भाजपा में जाइए। शायद यही बड़ा कारण है कि हार्दिक पटेल जैसे नेता जिन पर 2017 से ही मामले राजद्रोह के चल रहे थे, अब जाकर राजद्रोह का मामला हटा दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोग केवल उसी को राजद्रोह या देशद्रोही समझते हैं जो भाजपा में नहीं है, अगर भाजपा में आ गए तो जितना मर्जी जो मर्जी करिए सब कुछ माफ हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये नया फीचर बीजेपी ने ऐड किया है? इसी के साथ में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने से पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगली सरकार बनाएगी और पार्टी को कम से कम 50 सीट निश्चित तौर पर मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर 70 प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। दोस्तों इस बैठक में प्रत्याशियों जो फीडबैक मिली है उससे आधार पर बताया जा रहा है कि लगभग 50 सीटें जीतने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर पिछले महीने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में जान गंवाने वाले और लापता हुए लोगों के सही आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा करार दिया है। दोस्तों अजय राय ने पार्टी के मुख्यालय पर कहा है कि पिछले महीने अव्यवस्था के कारण महाकुंभ में मची भगदड़ के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए और हजारों लोग लापता हो गए। उत्तर प्रदेश
प्रदेश सरकार इतनी संवेदनहीन है कि अब तक लापता लोगों और मृतकों की कोई सही सूची जारी नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि परिजन अपने लोगों को तलाशते हुए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन योगी सरकार है कि सिर्फ अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए सही आंकड़ों को छुपा रही है। ऐसे कई मृतकों को धार्मिक नियम अनुसार अंतिम क्रियाकर्म भी नसीब नहीं हुआ है। कई लाशों को गंगा में बहा दिया गया है, कुछ लाशों को बुलडोजर से उठाया गया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरा बंदोबस्त किया गया था, जो बंदोबस्त एकदम बंद नजर आया, खत्म नजर आया और लोगों को जान तक गंवानी पड़ी ऐसी व्यवस्था के कारण। तो अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी से एक के बाद एक कई सारे सवाल दागे हैं। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा और चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो शाम 5 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती ट्रेंड आए हैं दोस्तों, उस ट्रेंड में एक चीज पता चला है कि महिलाओं ने इस बार काफी कम वोट डाला है। पिछली बार की तुलना में महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। इस बार पुरुषों और महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों तो लगभग 1% के आसपास का अंतर है, यानी महिलाओं ने 61% वोट डाला है, पुरुषों ने 60% वोट डाला है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी कम है तो लगभग 6 लाख ज्यादा पुरुषों ने वोट डाला है, यानी मेल डोमिनेशन रहा है इस बार इलेक्शन का पूरा पैटर्न। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी के लिए फायदे की कोई खबर नहीं है, क्योंकि अगर महिलाएं ज्यादा वोट डालती तो माना जाता कि आम आदमी पार्टी के लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जो बस मुफ्त उन्होंने कर रखे हैं और तमाम योजनाएं हैं, इससे महिलाएं घर से निकलकर वोट करने के लिए आई है। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक की है दोस्तों, और बैठक में कई सारे मामले पर चर्चा की गई है। कांग्रेस पार्टी का जो नया ऑफिस बना है उसमें यह बैठक की गई है। देख सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे ये टीवी का एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है और ये नया कंस्ट्रक्शन है, नया ऑफिस बना है कांग्रेस पार्टी का। और यहाँ पर झारखंड की राजनीति को लेकर चर्चा की गई है दोस्तों। जो सबसे मेन चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करवाना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा जाएगा और यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर झारखंड को लेकर भी स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मंत्रालय की डिमांड कर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बलात्कार के आरोप में जेल में चक्की पीसने वाले आशा राम को अब फिर से फेमस किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में आशा राम के जहां तहां पोस्टर लगाए गए हैं। दोस्तों सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकार, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले मेट्रो में किसने इजाजत दी है कि ऐसे रेपिस्ट व्यक्तियों के फोटो लगाए जा रहे हैं, उसका प्रचार किया जा रहा है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे दिन को मातृ पितृ दिवस रूप में मनाने का यह प्रचार आसाराम के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या इससे यह पता नहीं चलता है कि भारत में एक रेपिस्ट बाबा को भी कैसे सपोर्ट किया जा रहा है, कैसे एक व्यक्ति जिसके ऊपर रेप के आरोप साबित हो चुके हैं, जेल में बंद भी था और अब जेल से बाहर निकलने के बाद ऐसे प्रचार किया जा रहा है जैसे बहुत बड़े संत पुरुष हो। दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और ये सरकारी मेट्रो में किसने एडवर्टाइजमेंट करने दिया होगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बार बार मांग के बावजूद निर्वाचन आयोग की ओर से महाराष्ट्र के मतदाताओं के डेटा उपलब्ध नहीं कराने से लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले के साथ संयुक्त संवाददाता प्रेस की है दोस्तों, यानी एक साथ ज्वाइंट प्रेस किया गया है और मीडिया को कई सारे सवाल बताए गए हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले साल नवंबर के लोकसभा चुनाव और फिर 5 महीने के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच में मात्र 5 महीने का टाइम था, लेकिन इस दौरान लगभग 39 लाख नए वोटर वोटिंग लिस्ट में ऐड किए गए हैं। उनके अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 5 महीने के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ऐड करना इस बात के संकेत देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों। यानी आप समझिए कि महाराष्ट्र में इससे पहले 5 सालों में मात्र 32 लाख लोग ऐड किए गए थे और यहाँ पर केवल 5 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा 39 लाख वोटर ऐड करवा दिए गए। क्या आपको इसमें कोई बहुत बड़ा संकट और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आता है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 70 प्रत्याशियों से अपने आवास पर बैठक बुलाई है, जिस दौरान 68 प्रत्याशी मौजूद रहे। सौरभ भारद्वाज और राखी बिरला निजी कारणों से नहीं थे, यह बताया गया। साथ साथ जम्मू कश्मीर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका की ओर से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर देश के बाहर भेजने के तरीके को लेकर आपत्ति जताई है दोस्तों। इसी के साथ ही उन्होंने मांग की है कि भारत को भी अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द ही उसके देश में वापस भेजना चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीमा हैदर को वापस भेजो, शेख हसीना को वापस भेजो और रोहिंग्या को वापस भेजो के नारे लगाए गए। दोस्तों प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उसी तरह भारत को भी अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा है कि 2007 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.25 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और हर साल 3 लाख नए बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान में भारत में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 2 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। शिवसेना ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि चुनावों में अवैध प्रवासियों को बाहर भेजने के वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से सटे हुए करीब 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर अभी तक पूरी तरीके से तारबंदी नहीं की गई है और घुसपैठ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लोग अपनी कमियों और अपनी खामियों का दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सबसे पहले इनको बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए, उसके बाद घुसपैठ को लेकर बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। साथ साथ उत्तर प्रदेश में नवंबर में
9 सीटों पर वोट डाले गए उपचुनाव के और उसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। इसके बाद अब आज मिल्कीपुर के रिजल्ट आएंगे दोस्तों, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस को जीत मिलेगी। कारण यह है दोस्तों कि प्रशासन ने पूरी तरीके से बीजेपी को जिताने के लिए हरसंभव प्रयास किए। ऐसे गंभीर आरोप है, 120 के आसपास आरोप लगाए गए तो उनमें से किसी भी आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब शुक्रवार को एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए। इसमें महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा गया कि अखिलेश यादव जी जब 2027 में जीत कर आएंगे तो फिर एक बड़ा सा महाकुंभ कराएंगे, ये वादा समाजवादी पार्टी ने किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है? लिखकर जुटा के साथ साथ बनारस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पिंडदान किया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। दोस्तों हमलावर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर कहा था कि मर गया है चुनाव आयोग, उसके लिए कफन लेकर आए हैं और अब पिंडदान करवाया गया है। एक पंडित जी को बुलाया गया और उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के दोनों नेता मौजूद है और पिंडदान करवाया जा रहा है पूरे विधिवत तरीके से, एकदम मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ ये बता दिया गया है कि अब केंद्रीय चुनाव आयोग से लोगों को उम्मीद नहीं है और इसीलिए कह सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग मर चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ दिल्ली में शुक्रवार को उस समय राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी की एक टीम आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के 5 फिरोज शाह रोड स्थित आवास पर पहुंचे। इससे एक दिन पहले ही केजरीवाल ने बीजेपी को 8 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पूर्व पार्टी के 16 उम्मीदवारों को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। इस मामले में एसीबी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से भी पूछताछ की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। संजय सिंह ने 16 उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए हैं कि किन किन को फोन किया गया था और एसीबी की ओर से बार बार पूछा जा रहा है कि नाम बताइए कि आखिर किन किन को फोन किया गया था और अब उनको नाम बताना पड़ेगा। हालांकि संजय सिंह का दावा है कि उन्होंने सबूत दे दिए हैं, लेकिन एसीबी ने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिला है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आज के बाद और ज्यादा कार्रवाई की जा सकती है अगर आम आदमी पार्टी की हार होती है दोस्तों, वरना अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के अंदर भी उथल पुथल देखने को मिलेगी। आपको जो भी लगता है लिखकर जो जाएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल पर रेप का आरोप लगाने वाली एक महिला समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए इन सभी के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस घटना से जुड़े हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बड़ौली और मित्तल के खिलाफ कथित गैंग रेप के एक अदालत में मामला रद्द करने की रिपोर्ट भी दायर कर दी है। दोस्तों यानी बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ जो रेप के आरोप लगाए गए, अब उस महिला के खिलाफ ही जबरन वसूली का केस दर्ज किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि महिला को जो न्याय मिलना चाहिए उल्टा उस महिला के ऊपर ही केस किया गया है। क्या आप भी मानते दोस्तों कि इन्वेस्टिगेशन के बाद किया जाना चाहिए और क्या सही से इन्वेस्टिगेशन हुआ था? क्योंकि भाजपा के नेता पर गंभीर आरोप लगे थे और बीजेपी का नेता क्योंकि पोस्ट पर है तो इस आरोप में काफी दम हो सकता है और जांच पड़ताल सही से निष्पक्ष होगी तभी बीजेपी के नेता को सजा मिल सकती है। साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखकर 5 बड़े सवाल पूछे हैं दोस्तों। पहला ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए कि आपने 6 तारीख को क्या खुद अपने ट्विटर अकाउंट से खुद पोस्ट किया था? क्या आपने जो बातें लिखी थी ब्राइबरी के बारे में, यानी फोन करके बीजेपी के लोग पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं और विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने खुद पोस्ट किया था? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि उन 16 कैंडिडेट उम्मीदवारों की लिस्ट दीजिए जिस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनको फोन करके पैसे दिए जा रहे हैं और इसके बाद उनका भी डिटेल दीजिए फोन का जिन लोगों ने अप्रोच किया था एमएलए को खरीदने के लिए और एविडेंस के साथ साथ प्रूफ भी दीजिए जो आप दावा कर रहे हैं और ये भी एक्सप्लेन करिए कि अगर ये सारे आरोप सही नहीं है तो फिर क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जो लोग फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल के जवाब का लोगों को इंतजार रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि केवल हिट एंड रन करने से नहीं होगा बल्कि वाकई अगर ऐसा किया गया है, पैसे मांगे गए हैं, तो फिर सबूत के साथ मैदान में उतरना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी डायरेक्ट लड़ाई लड़ेगी तभी उनकी रिलायबिलिटी, उनकी सच्चाई बनी रहेगी, वरना फिर लोग आम आदमी पार्टी को उसी पार्टी की तरफ देखेंगे जिसका काम होता है केवल आओ हिट करो और भाग जाओ, यानी आरोप लगाओ और भाग जाओ। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आरोप लगाए तो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सबूत भी दिए हैं और एक के बाद एक डिटेल में जानकारी दी है और कहीं ना कहीं लड़ाई को सच्चाई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई उनको फोन किया गया था, उनके विधायकों को फोन करके खरीदने की कोशिश की गई थी। साथ साथ संसद के बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद और समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव का एक वीडियो सामने आया दोस्तों। इस वीडियो में बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद और समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के बीच में संसद परिसर में हल्की फुल्की बातचीत देखी गई है दोस्तों। इस दौरान बातचीत का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रविशंकर प्रसाद और राम गोपाल यादव एक दूसरे से बातचीत करते और जमकर ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राम गोपाल यादव ने कहा है कि बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं, ये गिरफ्तार कर सकते हैं, इन्हें हक है। इसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि ऐसा है, गिरफ्तार भी मैं ही करूंगा और बेल भी मैं ही दिलवाऊंगा। ऐसा ही तो बीजेपी के लोग कर भी रहे हैं दोस्तों, हंसी मजाक की बात नहीं है, ये रियलिटी है। बीजेपी के लोग जानते हैं कि किसको फंसाना और किसको बचाना है, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति चलती है। अगर आप भी मानते हैं कि राम गोपाल यादव को ये जो बात बोल रहे हैं रविशंकर प्रसाद, ये तो सच्चाई है, इसको तो सच्चाई के तौर पर लेना चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है। साथ साथ दोस्तों आपको क्या लगता है किसके एग्जिट पोल सच साबित होंगे? फलोदी सट्टा बाजार ने नए आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि दोनों पार्टियों में अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। दोनों पार्टियों को 34 से 36 सीटें मिल सकती है, यानी अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा चुनाव ओपन है। यानी 2 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी कहीं से निकाल ले जिसमें एक पड़पड़गंज की और एक बादली की सीट हो सकती है तो फिर कांग्रेस
पार्टी ये तय कर सकती है कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अंततोगत्वा ये बात कांग्रेस पार्टी को ही तय करनी चाहिए कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, और आम आदमी पार्टी को 2013 की तरह इस बार डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। जरूर आम आदमी पार्टी को सही से आईना दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि आम आदमी पार्टी बिना कांग्रेस पार्टी के कहीं कुछ नहीं है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि पंजाब में भी इसके बाद खेला होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब पंजाब में अपनी सरकार बचाने के लिए जाएगी और कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़े बड़े नेताओं का रुख हो सकता है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। सासा मार्केटंजे काटजू बोले कहा, हिंदुस्तान ना रोटी चाहता है ना रोजगार चाहता है, फिर वो क्या चाहता है, वो गंगा में नहाना चाहता है। मार्केटंडे काटजू की ओर से दिए गए इस बयान पर क्या आप इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, या फिर आप लोग की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर बताएगा। साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने शुक्रवार को महाकुंभ में आग लगने की घटना पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी है और कुंभ की ही आग लगा दी है। दिल्ली में चुनाव परिणाम को लेकर सपा के सांसद ने कहा कि एजेंसियों ने अपने सर्वे कराए हैं और उन्होंने अपने हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं। शनिवार को जब दिल्ली का रिजल्ट आएगा तो बातचीत करेंगे। यानी उन्हें भी अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि दिल्ली में जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं उसी तरीके का नतीजा रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली में किस और हवा का रुख मुड़ने वाला है? साथ साथ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2019 से लोकसभा चुनाव 2024 के बीच 32 लाख वोटर्स ऐड किए गए और 2024 के लोकसभा से विधानसभा के बीच में 39 लाख वोटर्स ऐड किए गए मात्र 4-5 महीने में। वहीं पर 5 साल में जितने वोटर्स ऐड किए गए उससे ज्यादा 5 महीने में हिमाचल प्रदेश के कुल वोटर्स की आबादी के बराबर वोटर्स महाराष्ट्र में जुड़े हैं। महाराष्ट्र चुनाव में कई वोटर एक से दूसरे बूथ पर शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों हमें लोकसभा और विधानसभा के वोटर्स की पूरी सूची चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या वयस्कों की आबादी से ज्यादा है, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। और जहां नए वोटर्स को जोड़ा गया वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अलग अलग तरीके का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में पसरा है सन्नाटा। चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में नजारा देखने को मिला है। दोस्तों सबसे पहले बात करें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की, तो यहां पर चुनाव परिणाम से पहले जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद काफी उत्साहित नजर आ रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। दोस्तों सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब बचाना क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ जाएगी? अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हो सकती है और इंडिया गठबंधन में कई सारी पार्टियां आग दिखाना शुरू कर सकती है। अगर आम आदमी पार्टी की हार होती है तो यह तय हो जाएगा कि बीजेपी को हराने के लिए केवल आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अन्य पार्टियां भी बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट में बीजेपी को हरा सकती है, जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर किया था। इसी तरीके से ये जो एक अफवाह फैलाई जाती है कि आम आदमी पार्टी कभी भी बीजेपी को शिकस्त दे सकती है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है वहां बीजेपी मजबूत होती है, और जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला होता है आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है। इस परसेप्शन पर भी रोक लगेगा। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों की ओर से बड़ी तैयारियां की जा रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी कई सारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारी कर ली है, सजावट के इंतजाम कर दिए गए हैं। और कांग्रेस पार्टी के हालांकि दफ्तर में सन्नाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टी को 2 से 3 सीटें मैक्सिमम, उससे ज्यादा सीटों की कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए बेस्ट केस सिनारियो यही होगा कि अगर पार्टी को हंग असेंबली में 2 से 3 सीटें मिल जाती है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को डिसाइड करना हो किसकी सरकार बनेगी, तो फिर कांग्रेस पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। साथ साथ दोस्तों एकनाथ शिंदे बोले, कहा पिक्चर अभी बाकी है। कहने लगे कि अब वो वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई हमने 2.5 वर्ष काम किया है, विकास किया है, लाडली बहन योजना लेकर आए हैं, लाडले भाई योजना लेकर आए हैं, किसानों ने हमें वोट दिया है, ऑपरेशन टाइगर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अभी तो ट्रेलर है, देखिए आगे आगे होता है क्या। यानी राहुल गांधी के आरोपों पर उनका यह जवाब है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर बीजेपी ने अलग थलग कर दिया है? उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो विपक्ष के लोगों को जवाब दे रहे हैं। शिंदे को खुद मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर बीजेपी ने बता दिया है कि शिंदे को भी नहीं पता है कि आखिर बीजेपी ने चुनाव कैसे जीता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शिंदे को इसलिए हटा रही है क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो कैसे चुनाव जीती है और शिंदे की शायद बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्योंकि इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को तब भी मुख्यमंत्री बनने दिया था जब बीजेपी के पास अच्छे खासे वोट के नंबर हुआ करते थे और सबसे ज्यादा नंबर बीजेपी के पास ही था। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों को लगातार पहुंचते रहे। जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।